हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 5th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4.5। और आज आप पढ़ेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और उससे रिलेटेड उसका डेरिवेशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है पहले आप उसे समझेंगे। हमने एक वेक्टर बनाया ए, ये हमारा एक ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हमने बनाया ये बी, दूसरा वेक्टर हमने बनाया बी। ए और बी हम कह रहे हैं सेम ऑर्डर में। ए और बी को हम इसलिए सेम ऑर्डर में बोल रहे हैं क्योंकि ए का हेड बी की टेल से मिल रहा है। बात समझना है, जैसे हमने एक वेक्टर बनाया ये ए, ये इसका हेड है और ये इसका टेल कहलाएगा, ये इसका टेल कहलाएगा। तो ए वेक्टर का हेड बी के टेल से मिल रहा है, इसलिए ए और बी हमारे सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। अब हमने एक तीसरा वेक्टर बनाया जो ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। इस तीसरी साइड यानी तीसरा वेक्टर जिसे हमने ड्रॉ किया, इसका हेड बी के हेड से मिल रहा है और इसका टेल ए के टेल से मिल रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा अपोजिट ऑर्डर में। बात समझना है, इस वेक्टर का जो तीसरी आर्म बनाया मैंने ट्राइंगल की, इस वेक्टर का हेड बी के हेड से मिल रहा है, इसका टेल ए के टेल से मिल रहा है। यानी कि हमें ये नहीं मतलब है कि इसका हेड बी के हेड से मिले और इसका टेल भी बी के टेल से मिले, इससे मतलब नहीं। इस तीसरी साइड को जिसको हमने वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक एरो बना रखा है, इसका हेड बी के हेड से मिल रहा है, इसकी टेल ए के टेल से मिल रही है, तो ये हमारा अपोजिट ऑर्डर में कहलाएगा और इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोलेगा? ए और बी का ये रिजल्टेंट है, ए और बी का ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है उसको समझना है। रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है? रिजल्टेंट का मीनिंग ये है कि ये वेक्टर आर, ये वेक्टर आर जो है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम के बराबर हो। ये वेक्टर आर वेक्टर ए और बी के सम के बराबर हो। अब इसे देखकर हमें यह लगता है कि डायरेक्टली एक, अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू दे रखी, b की वैल्यू दे रखी, दोनों को हम ऐड कर दें। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। सिंपली हमने ऐसा नहीं लिखा है, आप समझे, हमने इसको ऐसा नहीं लिखा है कि वेक्टर r की जगह r और a प्लस बी नहीं लिखा। ये डिफरेंस समझे आप। हमने इस तरीके से नहीं लिखा r इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमने लिखा वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर। ये करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट नहीं। अब ये करेक्ट क्यों नहीं है आप ये देखो, जैसे हमने यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसका ये मैंने ले लिया ए, ये बी, ये सी, 3 पॉइंट ले लिया। इस साइड की लेंथ अगर 3 है बेस की, और इस साइड की लेंथ अगर 4 है, तो इसके हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 5। किस फॉर्मूले से? पाइथागोरस थ्योरम से। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा? ये ए सी के स्क्वायर। अब ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 आ जाएगा, और ये फाइनली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25। किसके बराबर? ए सी के स्क्वायर। और उसके बाद क्या करेंगे हम? ए सी इक्वल्स टू √25, फाइनली ये 5। तो हमने देखा 5। लेकिन अगर हम इस चीज को फॉलो करें, यानी कि हम इसको अगर हम ये बोल रहे हैं ये हमारा रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी, तो हमें क्या होना चाहिए था? 3 प्लस 4 कितना होना चाहिए? 7। पर 7 तो आ नहीं रहा, यहाँ तो 5 आ रहा है। तो हमें यही एक फॉर्मूला ड्राइव करना है और उसको हमें समझना है कि यहाँ ये लिखा है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। वेक्टर आर सिंपली वेक्टर ए वेक्टर बी। इसमें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हम ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एरो का साइन है, ये समझना है। तो हम इसको ऐसा नहीं समझेंगे r इक्वल टू ए प्लस बी, जो इस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, इस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, सिंपली ऐड कर देना है।
समझ में है पहली चीज। तो किस तरीके से हम इस आर का एक्सप्रेशन बनाएंगे जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम इस चीज का दूसरा कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं उसको देखें। तो अब इधर देखें ट्राइंगल लॉ क्या है। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनको हमने सेम ऑर्डर में ड्रॉ किया जैसा आपने देखा, तो जो वेक्टर आर है हम किसको रिजल्टेंट बोलेंगे, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। हम रिजल्टेंट किसको बोलेंगे, जो कि अपोजिट। तो वेक्टर आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है और अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ किया गया। अपोजिट ऑर्डर का मतलब आर का हेड बी के हेड से मिला, आर का टेल ए के टेल से मिला। उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सब के बराबर, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा एक्सप्रेशन यही रहेगा। ठीक, अब क्या होता है अगर हम इस r की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी, जैसे मैंने भी आपको कंडीशन बताया था कि एक साइड हमें 3 दे देता, एक 4 दे देता, तो हमारा हाइपोटेनस 5 आया था। तो अगर हमें इस तरीके से a दे रखा हो, b दे रखा हो, इस r का हमें मैग्नीट्यूड निकाला, तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो एक चीज समझना है बच्चों, इस जो हम अभी फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है, क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हम यहाँ पर लिया, ये मैंने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरा वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, जैसे भी बताया अभी। इस चीज को अगर ये सेट कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसका बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर देखा है, तो आप हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। ठीक है, या कोई भी दो साइड दे रखा है तो तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। तो अभी हम हाइपोटेनस की बात करेंगे, लेकिन आप ये कंडीशन समझें कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल दे रखा हो इस तरीके से, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा नहीं बन रहा है। उसमें मान लो ये साइड 5 दे रखी, ये 7 दे रखी, उस कंडीशन में हम इसको इस साइड को यानी कि ए बी सी अगर ऐसे बना रहे हैं तो हम ए सी को फाइंड नहीं कर सकते पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बात समझना, पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होगी सर, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इससे क्या होगा, जब हम अभी ये डेरिवेशन करेंगे तो हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे कोई भी ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, जैसे हमने ये बना लिया इस टाइप का है या इस टाइप का है, उस कंडीशन में हम इस r की वैल्यू निकाल पाए। क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो इसमें तो हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम ही लगा सकते हैं, उसी से निकल सकता है। लेकिन अगर ऐसा ट्राइंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो हम ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि जिसमें हम किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या ना हो, हम उसमें उसे लगाकर इस साइड की जो दो साइड अगर मैं दे रखी तो थर्ड साइड की हम वैल्यू निकाल लें। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। अब इधर देखिए, अब क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन बोलते हैं कि दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दो वेक्टर्स जैसे ए और बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, और वो बोल रहे हैं उनके बीच में एंगल थीटा है। तो जब हम इस तरीके से पहला एंगल बनाते हैं, ये ए और बी जो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये एंगल ऐसा बना, ये वेक्टर हमने ऐसा बनाया और ये वेक्टर हमने ऐसा बनाया, तो हमें तो एंगल यहाँ लेना चाहिए था। एंगल ले लिया, हम बोल रहे हैं इधर, मतलब हमें एंगल यहाँ लेना चाहिए लेकिन हमने ले लिया इधर। तो उसको आप समझेंगे कि देखो हमने छोटी क्लास में भी जब एंगल बनाए होंगे ज्योमेट्री में 30 डिग्री 40 डिग्री, तो आप कैसे बनाते थे, आप एक एरो ऐसा बनाते थे, एक एरो ऐसा बनाते थे, यही तो ऐसे एंगल में बोलते थे थीटा, ये एक्यूट एंगल हो गया। फिर इस तरीके से एक एरो ऐसा बनाते थे, एक एरो ऐसा बनाते थे, तो ये कहते थे ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऐसे तो बनाते थे, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे। तो आप यहाँ ये समझो बात को कि आप एंगल किधर ले रहे हो, जहां पर एक एरो ये एक एरो ये, इन दोनों की टेल मिल रही, वहां पर एंगल बना रहे, टेल मिल रही। तो यहां पर भी आपको समझना है कि ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन आगे की तरफ, तो अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से मैं इसे आगे प्रोसीड कर दूं तो इसकी टेल यहां पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आप समझना है बात को। तो ये यहां पर है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हमने एरो बना वेक्टर बनाया है, तो अगर मैं ऐसे कह दूं ये वेक्टर का डायरेक्शन ये जा रहा है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी है, ये वाला बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यही तो होगा, यही तो होगा। आपको समझो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में 90। तो कैसे बनाएंगे, हम इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस एरो को थोड़ा और आगे बना देंगे, ये डायरेक्शन है इधर जा रहा है,
यहाँ पे कितना एंगल बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तो एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन, तो एक एरो इस डायरेक्शन में, एक एरो इस डायरेक्शन में, तो एंगल इस साइड वाला नहीं लेंगे, एक्चुअल तो डायरेक्शन इधर है। अगर मैं इसको आगे बना दूं एरो, ऐसे करके प्रोसीड कर दूं, आगे एरो बना दूं और एक एरो ये बनेगा, तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर बी को, तो एंगल तो यही लेंगे, एक का डायरेक्शन सीधा, एक का डायरेक्शन ऐसा, तो इन दोनों के बीच में एंगल यही तो बनेगा, यही तो एंगल बनेगा, एक का डायरेक्शन ऐसा, एक का डायरेक्शन ऐसा, तो यही तो एंगल, ये वाला एंगल थोड़ी बन जाएगा इन दोनों के बीच, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके आगे हमने इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन ये करना है कि हमें इस एरो को थोड़ा आगे प्रोसीड करना है, प्रोसीड, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये कंस्ट्रक्शन रहता है हमारा। इस पॉइंट को मैंने लिया ए, इस पॉइंट को लिया मैंने बी, इस पॉइंट को लिया मैंने सी, इस पॉइंट को लिया मैंने डी। अब ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल रेडी हो। अब हमें क्या निकालना है, आर का मैग्नीट्यूड। तो अभी देखो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हमने लिया यहां पर इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, ए सी डी। ए सी डी ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें हम बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर होगा इसमें हम बोल सकते हैं ए डी का स्क्वायर। इसमें हम बोलेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के प्लस सी डी के, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। देखो एक चीज बता दूं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा बनाया, इसमें ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है 90 के सामने वाला, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता। अगर आपने एंगल लिया ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ऐसा ही मैं एक और बना देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपने लिया ये एंगल थीटा, तो आपके इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस कहलाएगी। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब क्या करना है, इसमें हमने एडी ए डी इसके प्लेस पे लिख देना आर स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा यहां तो वेक्टर लगा हुआ है, अब यहां बिना वेक्टर के लिख दिया, क्योंकि हमें इस आर का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला चाहिए, इसलिए बिना वेक्टर के लिखेंगे। इक्वल्स टू ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी के बराबर। ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी, तब ए सी के बराबर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ए सी की जगह लिखा ए बी प्लस बी सी, स्क्वायर कर दिया, प्लस सी डी की जगह लिखी सी डी की प्लेस पे तो सी डी लिख दिया हमने एज इट इज। अब हमने अगले स्टेप में क्या देखना है कि ए बी के प्लेस पर तो हम ए लिख सकते हैं, लेकिन हमें बी सी के प्लेस पर क्या लिखना है ये हमें नहीं पता अभी, और सी डी के प्लेस पर हम क्या लिखें वो भी हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, इस बी सी और सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी और सी डी की निकालना, तो ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, देखो इन ट्राइंगल डी बी सी ट्राइंगल ले लिया। इसमें बहुत आसान है, एक बार साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, एक बार कॉस थीटा का। तो यहां लगा दो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सी डी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा बी डी। अब सी डी तो के प्लेस में तो सी डी लिख देंगे, और बी डी के प्लेस पे लिख देंगे हम बी डी। बी और डी किसके बराबर है, बी के बराबर। निकालना क्या सी डी, तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, ये आ गया हमारा सी डी। अब उसके बाद इसी ट्राइंगल में यानी कि डी बी सी में एक बार कॉस थीटा का लगा दो फॉर्मूला। देखो मेथड समझना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, एक बार इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, एक बार कॉस थीटा का, चाहे पहले साइन का लिख दो बाद में कॉस, पहले कॉस बाद में साइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार आपको लगाना साइन का, एक बार कॉस का, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा
बेस अपॉन हाइपो। अब बेस कितना है यहाँ पर BC और हाइपो कितना है B, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा B cos थीटा के बराबर। यानी कि हम CD के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, B sin थीटा, और BC के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, B cos थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पर तो आर स्क्वायर एज इट इज, AB की जगह लिखा A, AB जो है वो किसके बराबर, A के बराबर। अब बिना वेक्टर के लिखना है क्योंकि हमें तो R का मैग्नीट्यूड निकालना है, और BC यहां से देखो किसके बराबर है, B cos थीटा के बराबर, स्क्वायर कर दो प्लस, अब CD किसके बराबर है, देखो B sin थीटा, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि ऐसे लिखते हैं ना, जैसे लिखा है sin थीटा स्क्वायर, तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसा नहीं होता है, sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर। देखो sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं होता है, sin थीटा का स्क्वायर का मतलब हो गया sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके। क्यों, क्योंकि भाई जब आपने sin स्क्वायर थीटा लिख दिया इसका मतलब ही ये होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि हम दो बार लिखेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा, ये तो मतलब हो गया। तो थीटा में स्क्वायर नहीं लगाना, थीटा में स्क्वायर नहीं लगाना। छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे आपको पता होगा। अब क्या करना है हमें, आर स्क्वायर एज इट इज, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो a स्क्वायर प्लस b, अब b पूरा ये b स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब a के प्लेस पे ये, b के प्लेस पे तो b कॉस थीटा, तो क्या होगा 2ab कॉस थीटा और प्लस ये लिख दिया मैंने b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों में हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें बी स्क्वायर, तो इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर के प्लेस पर आर स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 इंटू बी स्क्वायर रहेगा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये जो r है ये r किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि हमें इस r का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इधर समझें, अब इसको ये समझें कि अब हमें ये तो हमने r निकाल लिया, अब क्या होता है a और b का ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये a के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बीटा से, a और वेक्टर b का रिजल्टेंट वेक्टर r a के साथ कितना एंगल बन रहा है उसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा को भी निकालने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। ये देखो ट्राइंगल, अब हम राइट एंगल ही ट्राइंगल लेंगे, कौन सा a और ये d और c, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा यही रहेगा जो हमने लिख रखा है, आप ऐसे बोलते ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल, हमने क्या लिया, 10 का फॉर्मूला लगाया, 10 बीटा इक्वल्स टू, अब क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर पे बेस, अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है सी डी के बराबर, और बेस किसके बराबर है ए सी के बराबर, तो हमने लिख दिया ए सी। सी डी को भी, सी डी के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, सी डी, यहां देखें सी डी के प्लेस पे क्या ले सकते हैं आप, बी साइन थीटा, और ए सी के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, तो ए सी के प्लेस पर पहले तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी किसके बराबर है, ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के बराबर है, तो हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 10
बीटा इक्वल्स टू, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे लिख देंगे बी साइन थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी की जगह ए लिख सकते हैं, ये ए के बराबर है, प्लस बी सी की जगह यहां से देखो क्या लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो ये हमारा टेन बीटा को फाइंड करने का एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि इस एंगल को फाइंड करने का एक्सप्रेशन आ गया। इतना बात आई समझ में, इसे नोट कर लें, ठीक है, इसे नोट कर लिया। अब इसके आगे बात करें, अब दे दो, अब इसको समझना है हम इस फॉर्मूले को अब अप्लाई कैसे करें। अप्लाई का मतलब इसको थोड़ा अप्लाई का जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, और ट्राइंगल बनाया, इस तरीके से बनाया हमारे लिए दो मेन, ये जो फॉर्मूले रह गए इसको सब पूरा कर देता हूँ, सिर्फ हमारे लिए दो फॉर्मूले बस। तो हमारा एक ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला रह गया और ये टेन बीटा का। अब देखो हम चलते स्टार्ट करते हैं, हम वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और इसकी जो ये साइड है ये हमारी, ये हम बोल देते हैं ए, ये बी एंड सी। ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है और बी सी का जो मैग्नीट्यूड है 4 है। तो हमने कहा ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हो, यानी कि जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 3 है, और बी वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, यहां पर इसकी वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू है 4। हमें इसकी आर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, यानी मैग्नीट्यूड निकाला, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, हम इससे निकालें। तो हम कैसे निकालें, हम लिखेंगे आर इक्वल्स टू, ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर, इसका हमने लिखा 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि 3 इंटू 4, ए ये है बी ये है, और क्या लिखना कॉस थीटा। कॉस थीटा इस ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल तो यहां भी 90 बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल हो रहा है इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का ये एंगल। तो हम क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, और कर दिया रूट। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये मल्टीप्लाई कर 0, तो क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 25 और फाइनली कितना आ जाएगा 5। तो देखो आ गया, यानी कि हमने ये फॉर्मूला लगा के भी r की वैल्यू 5 आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये a और b का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ये जो एंगल बना रहा है इसको बीटा बोलते हैं। अब मैं इसमें पहले लगाता हूं साइन कॉस टेन का डायरेक्ट रिलेशन। मैंने यहां पे लिखा लगाया 10 बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 10 बीटा मेरा कितना आ गया इसके अकॉर्डिंग, ये मेरा आ गया परपेंडिकुलर कितना है 4, क्योंकि एंगल मैंने ये ले रखा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हो गई है 4/3। तो 10 बीटा कितना आ गया 4/3। अब मैं इस फॉर्मूले को लगा के देखता हूं, क्या इस फॉर्मूले को मैं इसमें लगाऊंगा 4/3 आएगा। तो मैंने लिखा 10 बीटा इक्वल्स टू बी, बी की मैग्नीट्यूड कितना 4, आगे क्या लिखा है साइन थीटा। तो यहां पर ए और बी के बीच में एंगल कितना बनना 90, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये, वेक्टर बी का ऐसा, तो दोनों के बीच में 90, एक का डायरेक्शन ऐसा एक का डायरेक्शन ऐसा, तो हमने साइन 90 अपॉन फिर ए की वैल्यू कितनी दे रखा है, ए की वैल्यू 3 दे रखा है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस बी साइन थीटा है, बी की वैल्यू कितना दे रखा 4 और यहां पर कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा है, तो बी की वैल्यू 4 कॉस थीटा हमने लिखना है यहां पर, थीटा की जगह कॉस 90 डिग्री। अब आप देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये लिख रखा है कॉस को तो लिख दिया, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0, तो यहां पे क्या करेंगे इसकी तो वैल्यू 0 हो गई। और हम बात करते हैं साइन की, साइन की लिख देता हूं मैं साइन
0 डिग्री होता है हमारा 0 और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। तो 4 साइन 90 की वजह से 1 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस कॉस 90 की वैल्यू जब 0 होगी तो 4 इंटू 0 फाइनली क्या हो जाएगा 0, 4 अपॉन 3 आ जाएगा। अब हमने tan बीटा निकाला तो आप देख सकते हैं tan बीटा 4 अपॉन 3 है। अब एक चीज तो देखो, ये तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल को लेके किया। आप किसी भी टाइप का जब ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको ये वाली साइड है, अब समझ आप हमारा इस तरीके के ट्राइंगल बना है और इस केस में यहां पर कुछ एंगल होगा, समझना। ये हमारा वेक्टर A होगा, ये हमारा वेक्टर B होगा और ये हमारा वेक्टर R होगा। A और B के बीच में मान लिया एंगल दे रखा फॉर एग्जांपल 60। अगर हमें A और B के बीच का एंगल पता है और A की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, B की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो हम R की न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इस बीटा की वैल्यू भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमें अगर A और B दे रखा है और ये एंगल दे रखा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर इस R की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम की इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि आप एक पॉइंट नोट करो, अगर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव जो किया है, स्टार्ट तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही किया था। यानी कि जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम की एक अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई या वो बेकार है। बस ये है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई हो रही। अगर ऐसा ट्राइंगल है तो उस केस में हम A और B दे रखा है और एंगल दे रखा है तो हम R उससे नहीं निकाल सकते, लेकिन इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो इस फॉर्मूले पर और इस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, वो भी आगे करेंगे आगे के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा।